स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपकी MCO 5 की यूनिट 5 टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कि हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल है हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एनालाइज करने की। तो अगर हम ब्रीफली बात करें, शॉर्ट में बात करें, तो हमारे पास 5 तरह की टेक्निक्स अवेलेबल होती है किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की। पहली है आपके पास कॉमन साइज स्टेटमेंट, दूसरी आपके पास रेशो एनालिसिस, तीसरी आपके पास कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, चौथी आपकी ट्रेंड एनालिसिस और फिफ्थ आपकी डू पॉइंट एनालिसिस। तो इन सभी को हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट। अब कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्प्लेस ऑल आइटम्स एज अ परसेंटेज ऑफ अ कॉमन बेस फिगर। तो इसके अंदर आपकी जो भी कह सकते हैं वैल्यूज़ होती हैं, चाहे आपकी सेल्स है, चाहे आपका प्रॉफिट है, चाहे आपका एक्सपेंस है, टैक्स है, हर चीज़ को एक परसेंटेज के अंदर शो किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं 2003 के डेटा की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या मानता हूँ कि जो मेरी सेल्स हुई है वो 100% हुई है। मतलब यहाँ पर हम सेल्स को क्या रखते हैं हरदम, ये हमारा फिक्स है, हमारी सेल्स हरदम 100% रहती है। और फिर उसके हिसाब से हम कंपेयर करते हैं अपनी अदर वैल्यूज़ का। अगर मानते हैं कि अगर मैंने 100 रुपीज़ की सेल्स करी है तो वहाँ पर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी? वो मेरी 65 रुपीज़ थी। ग्रोस प्रॉफिट कितने का मिला मेरे को? 35 रुपीज़ का। अब 35 रुपीज़ के अंदर मेरा एक्सपेंस कितना था? मेरा 27 का एक्सपेंस हुआ था। 2% मेरा टैक्सेस गए थे। अब मेरा जो नेट प्रॉफिट आया, जो एग्जैक्ट प्योर प्रॉफिट है, वो मेरा 6% या 6 रुपीज़ आप एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा 2003 की स्टेटमेंट। अगर मैं सीधा 2002 पे जाता हूँ तो वहाँ पर अगर मैं अपनी सेल्स को 100% मानता हूँ तो वहाँ पर मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी? 68%। ग्रोस प्रॉफिट 32%, एक्सपेंसेस 27%, टैक्स 1% और प्रॉफिट आपका 4%। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह मैं कंपेयर कर रहा हूँ लास्ट ईयर से अपने करंट ईयर की जो भी स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो लास्ट ईयर मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी? 68% थी। वो इस साल डिक्रीज़ हो गई है, मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब मेरी कॉस्टिंग कम लग रही है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। लास्ट ईयर मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट 32% था, प्रेजेंट ईयर में वो 35% है। एक्सपेंस की अगर बात करें तो एक्सपेंस दोनों साल हमारे बराबर हुए थे, क्योंकि जब अब हमारी जैसे इनकम बढ़ रही है तो हमारा टैक्स भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, डबल हो गया टैक्स। लेकिन जब हमारे ओवरऑल प्रॉफिट को देख रहे हैं तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा कह सकते हैं 50% इंक्रीज हो गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन। लास्ट ईयर हमारा 4% प्रॉफिट था, तो इस साल हमारा 6% प्रॉफिट है। तो ऐसी स्टेटमेंट जहां पर आप अपनी सेल्स को 100% लेकर चलते हैं और उसके साथ फिर आपकी जो भी वैल्यूज होती हैं उनको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो होती है आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट। यहाँ पर अपनी सेल्स, ग्रॉस सेल्स, प्रॉफिट, टैक्स, रिवेन्यू, हर चीज़ को एक परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके हिसाब से उसको हम आपस में कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ स्टेटमेंट इन विच ऑल आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज एज अ बेस फिगर। तो वही बात है कि इसके अंदर हम हर आइटम को एक परसेंटेज के अंदर शो करते हैं। हमारे पास एक बेस फिगर है, इसके अंदर हमारे पास सेल्स की बेस फिगर ले रखी है कि हमारी सेल्स 100% है, तो उसके हिसाब से हम हर वैल्यू को एक परसेंटेज दे रहे हैं। तो ये होता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आपके जितने भी आइटम्स होते हैं बैलेंस शीट के, किसी भी स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उन सभी को एक परसेंटेज दे दी जाती है एक बेस वैल्यू के हिसाब से। तो ये था आपका कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इसी के अंदर आपके और भी पार्ट होते हैं, वो इनकम स्टेटमेंट थी। अगर आप बात करो कि इसके अंदर आपकी बैलेंस शीट किस तरह प्रिपेयर होती है, या बैलेंस शीट के अंदर किसको बेस लेते हैं, तो बैलेंस शीट के अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक होती है बैलेंस शीट में आपकी असेट, दूसरी चीज़ आपकी होती है बैलेंस शीट के अंदर आपकी लायबिलिटी। तो एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप अपनी लायबिलिटी को 100% लेकर चलोगे और एक बार आप अपनी असेट्स को 100% लेकर चलोगे। अब जैसे अगर लायबिलिटी का पार्ट है तो टोटल लायबिलिटी मेरी 100% हर साल की है। अब इसके बाद इस 100% को मैंने किस तरह पार्टीशन में डिवाइड कर रखा है कि मेरी शेयर कैपिटल में कितनी लायबिलिटी है, रिजर्व एंड सरप्लस में कितनी है, कह सकते हैं सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, टोटल अनसिक्योर्ड लोन्स कितने हैं। तो मतलब मैंने अपनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कंप्लीट लाइबिलिटी को डिवाइड कर दिया परसेंटेज के अंदर। तो यहाँ पर मैंने किसको बेस माना है? अपनी टोटल लाइबिलिटी को। इसी तरह जब मैं असेट्स कैलकुलेट करूँगा अपनी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कि मैंने कहाँ पर उस जो मैंने बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हैं ना कि मैंने कहाँ कहाँ अपनी कैपिटल का यूज़ करा है, तो वहाँ पर अगर मैं टोटल असेट्स की बात करूँ तो वो मेरी 100% है।
अब 100% के अंदर मैंने उसको डिवाइड कर दिया है कि मेरी कैसे मैंने अपने करंट असेट्स, मेरी जो भी करंट है या प्रोविजनल है या नॉन करंट है, नेट करंट है, मतलब जो भी मेरे असेट्स हैं मैंने किस असेट्स के अंदर कितना एक्सपेंस कर रखा है, किसको कितना अलॉटमेंट कर रखा है, तो वो सब मैं कैसे दिखा दूंगा अपने 100 मैंने अपनी टोटल असेट्स को कंपेयर कर लिया है और उसके हिसाब से मैं हर चीज़ को कैलकुलेट करता रहूँगा। ये तरीका होता है आपका बैलेंस शीट को बनाने का जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट की बात करते हैं। अब इसके अंदर आपकी दो तरीके से बनती है कॉमन साइज स्टेटमेंट। एक होती है आपकी वर्टिकल फॉर्मेट में, दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं कि वर्टिकल एनालिसिस द कंपटीशन ऑफ परसेंटेज, रेशियोज, टर्नओवर एंड अदर मेजर्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब हम वर्टिकल की बात कर रहे हैं, हम एक ही साल के अंदर कैलकुलेट करते हैं रिजल्ट ऑफ वन फिजिकल पीरियड। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं, यहां पर ये सारी स्टेटमेंट ना हो, ठीक है, अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट हमने देखी है तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही साल के अंदर अपनी अलग अलग चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। वो तो हो गई हमारी वर्टिकल एनालिसिस। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अब मैंने 2003 की भी लिखी है, 2004 को भी कैलकुलेट किया है, 2001 है, 2000 है, 1999, मतलब मैंने कई सालों को एक साथ एक ही चार्ट पर बनाकर फिर एक दूसरे के साथ में उनको कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसे मैं क्या कहूँगा, उसे मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल। मतलब एक साथ मैं अपनी एक साल की परसेंटेज को दूसरे साल सेम प्रोडक्ट की परसेंटेज से कंपेयर करता हूँ। जैसे कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरी जो सिक्योर्ड लोन है 2003 के अंदर, जो मेरी सिक्योर्ड लोन की परसेंटेज थी मेरी टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर, वो 23.49% थी। अगर मैं इसी परसेंटेज को 2002 के अंदर कंपेयर करता हूँ तो तब मेरी 30% थी। तो मतलब मैं देख रहा हूँ ना किस तरह मेरी परसेंटेज चेंज हो रही है सिक्योर्ड लोन की, कंपेयर कर पा रहा हूँ ईजिली अपने डाटाज को। तो ये होता है आपका वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कॉमन स्टेटमेंट। अब इसके बाद आती है आपकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट काफ़ी हद तक ये आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरह ही है, बस इसको कह सकते हैं एक हाइब्रिड मॉडल है आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट का। क्योंकि आप देखो कॉमन साइज में क्या हुआ करता, कॉमन साइज, तो कॉमन साइज में ये वैल्यूज आपको गिवन नहीं रहा करती। फर्स्ट थिंग, आपको सिर्फ परसेंटेज रहा करती गिवन, क्योंकि इन्होंने वही काम किया है, एक चीज़ को बेस ले लिया है, बेस परसेंटेज 100% ले लिया, उसके बाद उस 100% को कंप्लीट डिवाइड कर दिया है अलग अलग फैक्टर्स के अंदर, अलग अलग आइटम्स के अंदर, ठीक है। तो एक तो इन्होंने ये एडिशनल ऐड करा है कि अब इनके अंदर परसेंटेज के साथ साथ उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को भी शो करते हैं। आप हर ईयर में देखोगे इन्होंने वैल्यू भी शो कर रखी है और परसेंटेज भी शो कर रखी है। उसके साथ ही साथ एक इंडस्ट्री की एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं ये। हो सकता है अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर देखेंगे कि एक एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर, कितना खर्चा आता है, कितना टैक्स पे करती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कितना डेप्रिसिएशन लगता है, कितनी सेल्स ऑफ असेट्स कितनी हो रही है। तो एक इंडस्ट्री से एक एवरेज वैल्यू ले लेती है और उस एवरेज वैल्यू को अपनी करंट ईयर की या अपनी प्रीवियस ईयर की वैल्यू से वो कंपेयर करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट। मतलब एक तो हमने इंडस्ट्री की एवरेज वैल्यू ले ली, क्या ले ली, इंडस्ट्री एवरेज। जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं, आप हो सकते हैं सेल्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वुडन के अंदर, आप कह सकते हैं स्टील के अंदर, मतलब आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, उस इंडस्ट्री का एक एवरेज लिया जाता है और उस एवरेज परसेंटेज को आपकी परसेंटेज के साथ कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपकी परसेंटेज उससे बेटर है तो या आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आपकी परसेंटेज उससे बिलो है तो मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग आप नहीं चल पा रहे हैं। तो ये फॉर्मेट होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। फर्स्ट थिंग, ये एग्जैक्ट ऑल वैल्यूज़ को शो करते हैं, ऑल वैल्यूज़, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये कंपेयर करते हैं किसके साथ, इंडस्ट्री एवरेज के साथ, इंडस्ट्री एवरेज परसेंटेज। तो ये आपकी कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरह ही होती है, बस ये क्या करते हैं, ये परसेंटेज के साथ उसकी नेट वैल्यू को भी शो करते हैं और फिर परसेंटेज देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, उस इंडस्ट्री की एक एवरेज परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर कर उससे कंपेयर करते हैं। तो ये होता है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अब इसके बाद आता है आपका ट्रेंड एनालिसिस। अब ट्रेंड एनालाइज होता है, बेसिकली आपने ट्रेंड वर्ड काफ़ी सुना होगा। ट्रेंड, ट्रेंड होता है कि अगर हम बात करें, कोई फैशन आया, मतलब कोई नए प्रोडक्ट आए, कोई नया फ़ोन आया, तो हम कहते हैं इस फ़ोन का तो ट्रेंड चल रहा है, या इस ऑटोमोबाइल का, या कह सकते हैं इस ड्रेस का ट्रेंड चल रहा है। मतलब जहाँ देखो हर कोई उसी को पहन रहा है, मतलब उसे हम देख कर पता लग जाता है कि हाँ मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी है, मतलब मार्केट चल कैसी रही है।
अगर मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे किसी कार का ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड का मतलब क्या है, हर कोई उसको परचेज कर रहा है, उसकी डिमांड अच्छी है, उसकी कह सकते हैं जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है। तो मतलब जब हम बात करते हैं कि क्या परसेंटली चल रहा है, क्या परफॉर्मेंस है किसी चीज़ की, उसको एनालाइज करने के लिए हम ट्रेंड का यूज़ करते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस, द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म द कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ XYZ कंपनी ओवर द 5 ईयर पीरियड। अब जब हमें किसी कंपनी की प्रीवियस रिकॉर्ड से उसके करंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करना होता है तो हम बेसिकली ट्रेंड एनालाइज का यूज़ करते हैं। तो इसको आप एग्जांपल समझ सकते हैं। अब जैसे मेरे पास किस तरह बनाते हैं ट्रेंड एनालाइज को, जैसे ये है। अब ये हो सकता है मेरी सेल्स है और ये हो सकता है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अब हो सकता है ये ईयर है आपके सारे, इस साल हो सकता है मेरी ये परसेंटेज थी 1 2 3, 1 2 3। अगर मैंने 1 यूनिट सेल करी तो मेरी प्रॉफिट कितना हुआ था, मेरे को 1 का हुआ था। अगर मैंने 2 यूनिट सेल्स करी तो मेरे को 2 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैंने 3 यूनिट सेल्स करी तो मेरे को 3 का प्रॉफिट हुआ। मतलब ये ट्रेंड क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे मेरी सेल्स बढ़ रही है मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। ये मेरी कंपनी के ट्रेंड को शो कर रहा है कि अगर मेरी सेल्स बढ़ेगी तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। इस तरह आप ये भी ले सकते हैं, हो सकता है कि आपका यहाँ पर आपकी दूसरी हो कि आपका एक तरफ आप प्रोडक्शन देख रहे हो और दूसरी तरफ आप अपनी कॉस्ट देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है आपकी कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आप उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब हम दो फैक्टर्स को यहाँ पर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, तो वो तो आपका ट्रेंड एनालिसिस। नॉर्मली आपका सेल्स प्रॉफिट, आपकी कॉस्टिंग, आपका कह सकते हैं कैपेसिटी कितनी है, आप कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। सो द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस परफॉर्म द कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ XYZ कंपनी ओवर 5 ईयर पीरियड। तो हम देख लेंगे कि 5 साल में से फर्स्ट ईयर में कितनी सेल्स थी, कितना प्रॉफिट था, एक ये वैल्यू आ गई। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा साल। मतलब हम हर ईयर की एक वैल्यू को आपस में रख लेते हैं और उसको एक चार्ट पे बना लेते हैं। आप बिना चार्ट के भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ आपकी फॉर्मेटिंग बन जाती है इस तरह की चार्ट के ऊपर। तो एक एनालाइज शो करता है, एक ट्रेंड शो करता है कि आपकी कंपनी किस तरह शो कर रही है, किस तरह ट्रेंड कर रही है। हो सकता है आपकी कंपनी डायरेक्टली अपवर्ड जा रही हो सकता है आपकी कंपनी डाउनवर्ड्स आ रही हो सकता है आपके जो प्रोडक्ट हैं वो एक साइक्लिक पैटर्न को फॉलो कर रहे हों, क्योंकि आपका जो गुड्स है हो सकता है कोई आपका सीजनल गुड्स हो तो उसके हिसाब से आपका ट्रेंड शो करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके ट्रेंड एनालिसिस के अंदर। इट एट मोस्ट यूजफुल बिकॉज वी आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द पास्ट परफॉर्मेंस whereas our utmost interest lies on the finding whether the company will continue to perform the same way or in a better way। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि देखो जब हम ट्रेंड एनालाइज करते हैं ना तो हम पास्ट को तो देखते हैं लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट की वैल्यू में क्या ट्रेंड चल रहा है। हम अपवर्ड जा रहे हैं, हम डाउनवर्ड जा रहे हैं या हम लॉस में जा रहे हैं। अब ट्रेंड एनालिसिस के अंदर ही एक पार्ट और आता है आपका, वो होता है इंडेक्स नंबर ट्रेंड एनालिसिस। जब हमने ट्रेंड को इंडेक्स नंबर की हेल्प से चेक करते हैं, उसको फाइंड करते हैं किस तरह का हमारा ट्रेंड चल रहा है। तो इंडेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है, इसमें हम एक बेस ईयर लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल, अगर मेरी 2001 के अंदर जो मेरी सैलरी थी वो 100 रुपये थी और अगर आज मेरी 2020 के अंदर मैं बात करूँ या 2022 की बात कर रहा हूँ, मेरी सैलरी 150 रुपये, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी सैलरी बढ़ गई है। इंडेक्स नंबर के अंदर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को कि हम उस टाइम पे जो मेरे 100 रुपये की परचेजिंग कैपेसिटी थी, परचेजिंग पावर थी, क्या वो परचेजिंग पावर आज के टाइम पे 150 रुपये की है या नहीं है। अगर मेरी परचेजिंग पावर 100 से ज़्यादा है तब तो मैं कहूँगा कि मेरी सैलरी, मेरी इनकम बढ़ गई है। अगर हो सकता है मेरी परचेजिंग पावर आज के टाइम पे कम हो गई हो तो मैं ये कहूँगा कि मेरी सैलरी बढ़ी नहीं बल्कि मेरी सैलरी घट गई है। तो इंडेक्स नंबर ट्रेंड क्लास में क्या करना होता है कि आप जो भी एक्सप्रेस करना होता है, जिस भी चीज़ का आपको ट्रेंड चेक करना होता है, उसके आप एक बेस ईयर को लेते हैं, उस बेस ईयर की वैल्यू को 100 पुट करते हैं और उसके बाद उसके साथ करंट ईयर में अपनी वैल्यूज़ को चेक करते हैं। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ 2001 की, यहाँ पर मेरी जो इनकम थी 1000 रुपये थी और 1000 रुपये के अंदर मैं कितने प्रोडक्ट परचेज कर सकता था, मैं 4 प्रोडक्ट को परचेज कर लिया करता। अब आ गया है आपका 2022, सैलरी हो गई है मेरी 3000, मतलब 3000 सैलरी हो गई है।
अब मैं मार्केट में देखूंगा कि या क्या मैं जो 2001 के अंदर 4 प्रोडक्ट परचेज कर पाता था अपनी सैलरी से, मैं उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं उस प्रोडक्ट को हो सकता है 3000 के अंदर मैं आज सिर्फ 3 प्रोडक्ट ही परचेज कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या कहूँगा, मेरी सैलरी इंक्रीज नहीं हुई है, जो मेरी सैलरी है वो डिक्रीज हुई है 25%। क्योंकि पहले मैं उससे 4 प्रोडक्ट परचेज किया करता, मतलब 100%, लेकिन आज के टाइम पे मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट परचेज कर पा रहा हूँ, मतलब ये कितनी वैल्यू है, 75%। तो कैसा ट्रेंड शो करेगा, ये मेरा डाउनवर्ड्स ट्रेंड को शो करेगा। इसी तरह अगर हो सकता है 3 की जगह मैंने यहाँ पर 6 प्रोडक्ट परचेज कर लिए, तो मैं क्या कहूँगा कि अब जो मेरी सैलरी है वो 150 गुना हो गई है। पहले मैं 4 प्रोडक्ट परचेज करता था, आज मैं 6 कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा ट्रेंड जो होएगा वो अपवर्ड हो जाएगा। तो ये होता है आपका इंडेक्स नंबर ट्रेंड सीरीज। अब कहाँ कहाँ पर इन ट्रेंड सीरीज को यूज़ किया जाता है, किन किन डिसीजंस के अंदर, वो आप देख लो। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग कैश पोजीशन, कि हमारी पोजीशन क्या चल रही है। अब ट्रेंड होगा आपका, जैसे आपका ट्रेंड है, आपकी कैश आपके पास कितना है, तो आप देखोगे अगर आपका ट्रेंड कुछ इस तरह चल रहा है, या कह सकते हैं इस तरह चल रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारा जो कैश है धीरे धीरे या तो डाउनवर्ड्स कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। हो सकता है मेरे को इस टाइम का कैलकुलेट करना है, मैं अभी इस साल में हूँ, ये मेरा जैन है और ये मेरा अप्रैल है, तो मैं इस ट्रेंड के हिसाब से देख लूँगा कि अप्रैल में मेरे पास कितना कैश बचेगा। या हो सकता है अगर मेरा कैश बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास अप्रैल के अंदर मेरे पास कितना कैश अवेलेबल होगा अकॉर्डिंग टू माई ट्रेंड। तो यहाँ पर भी आप इसका यूज़ करते हैं, आपका कैश इंक्रीज़ हो या कैश डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी पोजीशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं आप अपने ट्रेंड का। दूसरा है स्लो डाउन इन रिसीवेबल कलेक्शंस, कि आप कितना कलेक्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, आपके अकाउंट रिसीवेबल्स जो भी हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपकी इन्वेंट्री राइज हो रही है, बढ़ रही है, इन्वेंट्री कम हो रही है, टर्नओवर कम हो रहे हैं, आपकी सेल्स कैसी चल रही है, आपके लिक्विड असेट्स की क्या वैल्यू है, कितने आपके पास लिक्विड असेट्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, या फिर आपके जो फिक्स असेट्स हैं वो इंक्रीज डिक्रीज़ हो रही है, आपकी असेट्स का रिवैल्यूएशन कैसा चल रहा है, या चेंज आपकी लाइन असेट्स है, या आपकी जो कंसेप्ट आपके जो पास इंटेंजिबल असेट्स है वो कैसे बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। मतलब आपके पास बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो कि आप एक ट्रेंड की हेल्प से ले पाते हैं। ट्रेंड में हम करते क्या है, हम लास्ट 4 to 5 ईयर्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर कर लेते हैं, और उसके हिसाब से हम फिर अपने जो फ्यूचर के डेटाज होते हैं उनको कह सकते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाँ फ्यूचर में इसी ट्रेंड के साथ हम चले तो कुछ यही वैल्यू हमारे पास आएंगी। अब इसके बाद आता है आपका रेशो एनालिसिस। अब रेशो एनालिसिस के अंदर होता क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपका यहाँ से एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रेशो एनालिसिस। एग्जाम में हर साल करीब करीब यहाँ से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है, और नॉर्मली कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक रेशोज़ ही हैं जिनको हर साल एग्जाम आपसे कवर करता है। क्योंकि अगर आप बुक के अंदर देखोगे तो बुक के अंदर बहुत सारी रेशोज़ दे रखी हैं, लेकिन मैं कुछ यहाँ पर सेलेक्टेड रेशोज़ ही कराऊंगा जो कि एग्जाम्स में मोस्ट रिपोर्टेड या कह सकते हैं आपका जो रिपीटेड है वो है। तो सबसे पहले हम करेंगे करंट रेशियो, क्विक रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो आपके पास पेपर में सेम ये क्वेश्चन आपको गिवन दिया रहेगा, आपको कह देंगे कि आपको इस कंपनी की करंट रेशियो, क्विक रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करनी है। तो हर रेशियो का एक फॉर्मूला होता है। तो अगर हम बात करते हैं करंट रेशियो की, करंट रेशियो, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट असेट्स के अंदर आप किन किन चीज़ों को ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैश को लेंगे, क्योंकि हमारा तुरंत कह सकते हैं या हमारा कैश में कन्वर्ट ही है, या उन चीज़ों को देखते हैं जो जल्दी से जल्दी 1 साल के अंदर अंदर हमारी कैश के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। बैंक को ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर, हम अपनी सिक्योरिटीज़ को ऐड कर लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं हम उनको ऐड कर लेंगे, हमारे डेटर्स हैं और हमारे स्टॉक्स हैं। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जल्दी से जल्दी हमारी कन्वर्ट हो सकती हैं कैश के अंदर। तो ये तो हमारी आ गई करंट असेट्स। जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपकी टोटल वैल्यू आएगी यहाँ पर 32,000। अब करंट लायबिलिटी क्या होती है, अब करंट लायबिलिटी के अंदर हमें कितना पे करना है उस साल के अंदर। तो हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमें कितना पे करना है अभी, फिर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कि हमें कितना टैक्स पे करना है, हम देखेंगे बिल्स पेबल हमें कितने बिल्स पे करने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब हमने कितने पैसे निकाल रखे हैं बैंक से एक्स्ट्रा जिनकी हमें अभी पेमेंट करनी है। इसके बाद आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो मतलब ये सब होते हैं जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, करंट लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपको अभी पे करनी है।
तो जब आप इन सब का टोटल करोगे तो ये आएंगी आपकी 16,000। तो आप जो इसको डिवाइड करोगे तो ये रेशियो जो आएगी आपकी 2:1। तो ये आ गई आपकी करंट रेशियो 2:1। ठीक है, ये आपकी थी करंट रेशियो। अब दूसरी रेशियो कौन सी थी आपकी? दूसरी रेशियो है क्विक रेशियो। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक रेशियो थी है मतलब क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देखो करंट लायबिलिटी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, हमारी 16,000 है, तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे 16,000। अब क्विक असेट्स क्या होते हैं, हमें वो देखने कि क्विक असेट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगर मैं क्विक असेट्स की बात करूँ तो इसमें हम किस किस को ऐड करेंगे? जो कह सकते हैं कि तुरंत के तुरंत हम उनको चेंज कर सकते हैं, मतलब विदाउट एनी डिले, मतलब जो चीज़ें तुरंत आप एट ए मूवमेंट पे कन्वर्ट कर सकते हो कैश के अंदर। तो क्या क्या आएगा? आपका कैश आ जाएगा, आपका बैंक आ जाएगा, आपके पास जो भी सिक्योरिटीज़ हैं आप उनको कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ आपके पास जो भी डेटर्स हैं आप उन चीज़ों को कर सकते हैं तुरंतली कन्वर्ट। तो ये आपके पास हो जाते हैं क्विक असेट्स। अगर जब आप इन सब का टोटल करोगे तो ये आपका आएगा 22,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी 1.37:1। तो ये आपका क्विक रेशियो आएगा। बेसिकली क्विक रेशियो के अंदर हम बात करते हैं कि वो क्विक असेट्स के अंदर देखते हैं कि जो असेट्स हम कम से कम टाइम में लिक्विड कर सकते हैं या तुरंत लिक्विड कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे क्विक। और तीसरा होता है, मैं जो पूछा गया है इन्होंने पूछा है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हमारी नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। वर्किंग कैपिटल कैसे आती है? वर्किंग कैपिटल आपकी होती है वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? करंट असेट्स के अंदर हम करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। और हमारे पास अगर हम असेट्स की बात करें तो हम टोटल असेट्स की बात करेंगे, हम इन सभी को ऐड कर देंगे जो कि आपके 62,000 बन रहे हैं। तो इस मेथड से आपका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है आ जाएगा रेशियो एनालिसिस के अंदर, क्विक रेशियो, करंट रेशियो और आपका नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो। ये आपका सॉल्यूशन है जो इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। कि सबसे पहले जो करंट रेशियो है उसको इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है कि करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट्स के अंदर इन्होंने अपनी जितनी भी असेट्स थी उसको ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने करंट लायबिलिटीज़ को दिखा रखा है, उसको ऐड कर दिया है। और टोटल करने के बाद करंट असेट्स आपकी 32,000, करंट लायबिलिटी आपकी 16,000। इन दोनों को जब इन्होंने डिवाइड करा तो 2:1 इसका आंसर आ गया। इसके बाद आपकी अगर हम बात करते हैं क्विक रेशियो की, तो क्विक रेशियो क्या था? आपकी क्विक असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो क्विक रेशियो आपकी कैश हो जाती है, बैंक हो जाती हैं, सिक्योरिटीज़ हो जाते हैं और आपके डेटर्स हो जाते हैं। और करंट लायबिलिटी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके थे तो उसको हम दोबारा कैलकुलेट नहीं करेंगे। और इसी तरह आपकी नेट वर्किंग कैपिटल थी, तो फॉर्मूला क्या था? नेट वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। और वर्किंग कैपिटल होता क्या है कि करंट असेट्स के अंदर से आप अपनी करंट लायबिलिटी को डिवाइड कर दो तो वो हो जाती है आपकी वर्किंग कैपिटल। तो आपको उसमें यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आपको पुट करना है, उस वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कुछ रेशियोज़ थी। इसके बाद आपकी 4 रेशियोज़ और आती हैं जो मोस्टली रिपीट हो रही है एग्जाम में, तो उनको भी कवर करेंगे। तो ये रेशियोज़ हैं आपकी डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो। अगर मैं बात करता हूँ डेप्ट इक्विटी रेशियो की, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका मतलब होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। मतलब आपकी कंपनी के पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपकी फर्म के पास कितने लॉन्ग टर्म डेप्ट आपको हैं और उसके बाद आपके पास टोटल कितनी इक्विटी है, मतलब ऑनर्स की इक्विटी आपके पास कितनी है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो का। अगर हम दूसरा बात करते हैं कि आपके टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टोटल डेप्ट हैं और हमारी ऑनर इक्विटी कितनी है। तीसरा अगर हम प्रोप्राइटरी की बात कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर में देखते हैं कि हमारे पास प्रोप्राइटर का फंड क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है आपका प्रोप्राइटर फंड डिवाइडेड बाय हम कर देते हैं टोटल असेट्स। उसी तरह आपका जो कैपिटल गियरिंग रेशियो है ये बहुत कम एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसकी जो 3 रेशियो हैं ये मोस्टली एग्जाम में रिपीट होती हैं। तो इन तीनों को देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है आपको।
तो अब हम देखते हैं इन रेशियोज़ को किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहली रेशियो थी आपकी डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो इसको कैसे कैलकुलेट करना था, हमें देखना था लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब इसके अंदर आपके डिबेंचर्स आते हैं बेसिकली। और दूसरा है ऑनर्स फंड। अब ऑनर्स फंड के अंदर मतलब आपके पास जो भी ऑनर फंड, आपके पास इक्विटी शेयर है, आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, आपके पास प्रॉफिट लॉस है, आपके पास शेयर कैपिटल है, आपके पास रिजर्व पड़े हैं, मतलब वो सारे आपके किसके अंदर आ जाते हैं, आपकी ऑनर्स इक्विटी के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी है 45,000। और अगर हम ऑनर्स इक्विटी की बात करते हैं तो वो हमारे पास है 75,000। तो इन दोनों को हमें डिवाइड कर देना है कि 45,000 डिवाइडेड बाय 75,000। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी, रेशियो आएगी 0.6:1। तो ये आएगा आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो। इसी के साथ जब आप दूसरा देखोगे टोटल डेब्ट इक्विटी रेशियो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल डेब्ट हमारे पास कितने हैं डिवाइडेड बाय इक्विटी। क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, डेब्ट इक्विटी रेशियो के अंदर हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट को इंक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जितने भी अब डेब्ट होंगे, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उन सभी को ऐड किया जाएगा। तो ये कितने बन जाएंगे आपके 65,000। और इक्विटी को हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा था 75,000 अपने ए पार्ट में। तो जब दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.87:1। थर्ड रेशो है आपकी प्रोप्राइटरी रेशो। ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोप्राइटर्स फंड्स डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। तो अगर प्रोप्राइटर फंड्स की बात करूं, प्रोप्राइटर फंड, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का आपका इक्विटी फंड ही होता है। इक्विटी फंड का दूसरा नाम ही आपका प्रोप्राइटर फंड होता है। तो क्या है ये, आप कह सकते हो आपका जो ओनर फंड होता है वही होता है आपका प्रोप्राइटर फंड। ओनर फंड और प्रोप्राइटर फंड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम थिंग है। तो वो हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, हमारा 75,000 है। इसको डिवाइड करना होता है आपके टोटल असेट्स के साथ। तो टोटल असेट्स आपके क्वेश्चन में गिवन दे रखी हैं कि आपके पास कितनी टोटल असेट्स हैं, तो आपको उन सभी को ऐड कर लेना है। टोटल असेट्स कितनी है, 1,40,000 आपके पास टोटल असेट्स हैं। तो बस आपको इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर कर उन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। इसके बाद आपकी जो एग्जैक्ट रेशियो है आ जाएगी। और चौथा इसका जो पार्ट था कैपिटल गियरिंग रेशियो, इस में फॉर्मूला होता है कि इक्विटी कैपिटल डिवाइडेड बाय फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़। तो अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी, इक्विटी कैपिटल की, तो इसके अंदर हम क्या क्या ऐड कर लेते हैं, हम प्रेफरेंस को यहाँ से हटा देते हैं। और प्रेफरेंस को हटाने के बाद जो वैल्यू आती है वो हो जाती है हमारी इक्विटी कैपिटल। तो ये हमारी 55,000 है। इंटरेस्ट फिक्स सिक्योरिंग, इसके अंदर हमारे क्या क्या होता है, चाहे हमारे पास 10% डिबेंचर्स हैं, 8% प्रेफरेंस शेयर है, मतलब जिनको कि हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना है, जो एकदम फिक्स है, चेंज नहीं होंगे। तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 65। इसके अंदर आपके डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ही आते हैं। तो जो आपकी रेशो आती है 55,000 डिवाइडेड बाय 65,000, तो 0.85:1। तो ये आपकी कुछ रेशियोज थी जो एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड हो रही हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद आता है कि यूसेज ऑफ रेशियो एनालिसिस, कि क्या यूज़ होते हैं इन रेशियोज़ को एनालाइज करने के। तो सबसे पहला, इट कन्वेज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तरह से कह सकते हैं कन्वे करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अगर दो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, हो सकता है करंट असेट्स भी शो कर रही है और करंट लायबिलिटी भी शो कर रही है, तो रेशो की हेल्प से ही हम देख पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशनशिप है। चाहे हम बात करें डेब्ट कितनी है हमारे पास इक्विटी कितनी है, तो उनको भी हम रेशो की हेल्प से देख पाते हैं कि इनमें कुछ ना कुछ एक रिलेशन है। तो उस चीज़ को कन्वे करने के लिए यूज़ करते हैं हम रेशो एनालाइज का। दूसरा है हेल्प टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आप कितना था, मैं बात करता हूँ करंट असेट्स की, करंट रेशो, ठीक है। तो करंट रेशो क्या थी, करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अगर किसी कंपनी का कह सकते हैं करंट असेट्स बहुत ज़्यादा है और करंट लायबिलिटी कम है, तो मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर किसी कंपनी का करंट असेट्स कम है, करंट लायबिलिटी ज़्यादा है, तो मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो हम किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। तीसरा है फैसिलिटेट इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपेरिजन। किसी भी फर्म का आप उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स का एक दूसरे के साथ कंपेयर करना हो या एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ कंपेयर करना हो, तो उसके लिए भी आपको एक फैसिलिटेट्स प्रोवाइड करता है आपको रेशियो एनालिसिस। फोर्थ है टू डिटरमाइन क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो क्रेडिट वर्थिनेस होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं रेशियो एनालिसिस का। और लास्ट है कि हमारी गवर्नमेंट के लिए भी
बेनिफिशियल होती है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी जैसे टैक्स पॉलिसी बना रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ बना रही है, या कह सकते हैं उसको पे स्केल बढ़ाना है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के पास। तो वहाँ पर वो रेशियोज एनालाइज का यूज़ करती है, देखती है कि कौन सी चीज़ एक के हिसाब से कितनी होनी चाहिए। जिससे हम कहते हैं हमने डीए इंक्रीज़ होता है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, तो डीओ कैसे बढ़ाया जाता है, वो कंपेयर करते हैं कि हमारा कितना इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और कितनी हमारी सैलरी है, कितनी पास्ट सैलरी थी। तो वहाँ पर कह सकते हैं आप रेशियोज़ का यूज़ करती है हमारी गवर्नमेंट इन सभी कामों को करने के लिए। तो बेसिकली 5 इसके यूसेज है रेशनलाइज के। पहला, आपके इंटर रिलेशनशिप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कन्वे करता है। दूसरा, आप किसी भी बिजनेस को आप जज कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस को। तीसरा, आपका इंटर फर्म या इंट्रा फर्म को कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक कर सकते हैं, और ये आपकी गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आपकी लिमिटेशंस क्या क्या है रेशियो एनालिसिस की। तो सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, यू शुड बी अवेयर दैट मैनी कंपनीज ऑपरेट इन मोर देन वन इंडस्ट्रीज। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, आप टाटा को देख लीजिए। टाटा, अगर मैं रेशियो एनालाइज करता हूँ, हो सकता है मैं सिर्फ टाटा के अंदर जाकर ऑटोमोबाइल से कंपेयर कर दूँ और मैं कह दूँ कि टाटा जो इंडस्ट्री है उसकी करंट रेशियो ये है। लेकिन टाटा अपने आप में एक बहुत बड़ा एम्पायर है, कह सकते हैं कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर काम करते हैं। ये हैंडसेट्स के अंदर हो सकता है, आपका कह सकते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के अंदर इनका काम हो सकता है, होटल्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर इनके प्रोडक्ट हैं, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। लेकिन हमें उन सभी के बारे में ना पता हो तो हम एक दो को देख कर ही उसकी रेशियोज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले जिस कंपनी की हम रेशियोज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें उसके हर सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी, वो बिज़नेस किस किस एरिया में बिज़नेस करता है, वो कितना डाइवर्सिफाइड है उसका बिज़नेस, मतलब कितना फैला हुआ उनका काम है, कितनी कंपनीज है, कितने ग्रुप्स हैं, वो किस किस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए किसी भी कंपनी का रेशियो एनालाइज करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि इन्फ्लेशन हैज़ डिस्टोर्टेड बैलेंस शीट। अब आपकी जो बैलेंस शीट होती है उसके अंदर इन्फ्लेशन को कभी शो नहीं किया जाता। महंगाई बढ़ रही है, वैल्यूज़ बढ़ रही है प्रोडक्ट की, लेकिन बैलेंस शीट उन चीज़ों को इग्नोर करेगी। अब जब बैलेंस शीट उन चीज़ों को इग्नोर कर रही है तो हमारी रेशो भी तो उन चीज़ों को इग्नोर करेगी। जब हमारी रेशो इन्फ्लेशन को इग्नोर करती है तो कहीं ना कहीं में एक रियल पिक्चर नहीं मिल पाती करंट सिनेरियोज़ की। तीसरा है सीजनल फैक्टर। अब कई सीजनल फैक्टर्स होते हैं कि हो सकता है जैसे अगर मेरा वूलन का काम है, वूलन का काम है, तो विंटर के टाइम पे जो मेरी असेट्स हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जो मेरा प्रॉफिट है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एकदम से इन्फ्लुएंस करेंगी मेरी रेशियोज़ को। जैसे ही मेरा सीज़न जाएगा, मेरा विंटर जाएगा, मेरी रेशियोज़ एकदम से कह सकते हैं चेंज हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। लेकिन हमारा कह सकते हैं कि हम सीजनल डिफरेंसेस को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमें देखना होता है कि जब हम इन रेशियोज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन सीजनल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखें कि हाँ किस सीज़न में कितनी डिमांड होती है, हमारा कौन सा प्रोडक्ट है, किस सीज़न के लिए उसको डेवलप किया गया है। तो ये सभी चीज़ें भी देखनी होती हैं हमें, क्योंकि सीजनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी रेशियोज़ को। तीसरा, विद द काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्कैम्स ब्रेकिंग एवरी अदर डे इट इज़ नॉट यूजुअल टू फाइंड विंडो ड्रेसिंग कुड हैव बीन डन। अब रेशियोज़ क्या है, क्योंकि आपने रेशियो किसी को दे दी, तो रेशियोज़ के अंदर से मैं कहता हूँ 2:1 है या 2:9 है, तो मतलब इसके अंदर मैं एग्जैक्ट हर चीज़ की वैल्यूज़ को तो नहीं दे रहा ना कि मैंने 2 कहाँ से आया मेरा। मैंने अपनी असेट्स को इंक्लूड करा है, डिबेंचर्स को ऐड करा है, इक्विटी फंड्स को ऐड करा है, या मेरे जो फिक्स मेरे को रेशियोज़ इंटरेस्ट पे करना है उसको पे कर रखा है। मैं उस चीज़ को तो नहीं बता रहा, मैं सिर्फ रेशो दे देता हूँ। तो कहीं ना कहीं से एक विंडो ड्रेसिंग होती है। आप एक गलत इन्फॉर्मेशन से कस्टमर्स को, इन्वेस्टर्स को कह सकते हैं कंफ्यूज कर देते हैं। आप जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो बाहर प्रोवाइड ही नहीं करते, मिस यूज़ करती हैं कंपनीज इस मेथड का, रेशियो एनालाइज का। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं अकाउंटिंग स्कैम्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है रेशियो एनालिसिस का यूज़। नेक्स्ट, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट डिफरेंट कंपनीज विद इन अ इंडस्ट्री में यूज डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब हो सकता है एक ही इंडस्ट्री के अंदर कई अलग अलग कंपनी है और अलग अलग मेथड का यूज़ करती हैं। अब कोई, अगर मैं बात करता हूँ डेप्रिसिएशन के लिए रिटर्न डाउन मेथड का यूज़ करता है, तो कोई फिक्स मेथड का यूज़ कर रहा है, स्ट्रेट लाइन का यूज़ कर रहा है। तो जब दो मेथड अलग अलग है तो उनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग होंगी। अब उन वैल्यूज़ को हम एक रेशियो के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमारे लिए एक सही रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग मेथड को यूज़ कर रहे हैं। तो हमें पहले देखना होता है कि जिनकी हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो सेम ही मेथड को यूज़ कर रहे हों। नेक्स्ट है कि आपके पास कई कंपनीज आज के टाइम ऐसी हैं जो अलग अलग फिजिकल ईयर को लेती हैं। नॉर्मली हमारा जो फिजिकल ईयर होता है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च। लेकिन कई ऐसी भी कंपनीज हमारे पास जो 1 जैन से अपने ईयर को स्टार्ट कर 31 दिसंबर को ख़त्म करती हैं। तो हमारे यहाँ पर सीजनल इफेक्ट अलग अलग हो जाएंगे, हमारी डिमांड अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो रेशियो होगा उसको हम ईजिली कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द एज ऑफ कंपनी में डिस्टॉर्ट रेशियोज।
अब एज ऑफ कंपनी क्या होती है? अब हो सकता है कोई कंपनी मैंने लास्ट ईयर ही फॉर्म करी है तो उसकी रेशियोज अलग होंगी, और कोई एक कंपनी है वो 20 साल से उस सेक्टर में काम कर रही है तो उसकी रेशियोज अलग होंगी। अगर मैं उन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ तो एक सही रेशियो कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, उससे आप फिक्स असेट्स में कैपिटल में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और एक कंपनी अभी अगर इस्टेब्लिश हो रही है तो उसे असेट्स में कैपिटल में हर जगह इन्वेस्टमेंट करना है, लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी उसके पास। तो हमें ये भी देखना होता है कि कंपनी की एज क्या है, उसके साथ ही हम उसके रेशियोज को कंपेयर करें फिर। और लास्ट हमारा कि देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट इनोवेशन एंड अग्रेशननेस मे लीड टू बैड रेशियोज। अब देखो, जब आप इनोवेशन की बात करोगे, एग्रेसिवनेस की बात करोगे, तो मतलब आप कहीं ना कहीं अगर आप इनोवेशन कर रहे हो तो मतलब आपको फाइनेंस चाहिए, आपको फंड चाहिए, आपको रिसर्च करनी है। जब आप रिसर्च करोगे तो आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी करंट असेट्स हैं, आपका जो कैश है, वो आपको वहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब आप बहुत ज़्यादा इनोवेशन करते हैं, एग्रेसिवनेस करते हैं, तो कई बार वो आपकी जो रेशियोज होती हैं उनको गलत शो करता है, क्योंकि वहाँ पर तो एक एग्जैक्ट रिजल्ट आएगा ना कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, करंट असेट्स कितनी है, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है। लेकिन वहाँ पर ये नहीं दिखाया जाएगा कि वो कैश अगर कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, उसका रीज़न क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपने क्या नया इनोवेट किया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी लिमिटेशंस हो जाती हैं रेशियो एनालिसिस की। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।